हेलो, माई सेल्फ रशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय रशिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू की। तो आज हो गया है दूसरा दिन जहाँ पे ये आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गए। कल होने वाला है आईपीओ का एंड। देखते हैं करना चाहिए इसमें अप्लाई या अवॉइड। मार्केट का कैसा रहा सेशन। तो जैसे कि हम ओवरऑल डिस्कस करें तो व्हाट डज एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री डू। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ इको फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाती है, जो 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड जो कैटर करती है अपने अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स को दोनों को। मैन्युफैक्चरिंग इसका यूनिट है तलोजा, नवी मुंबई। 350 स्क्वायर फीट प्लस का एरिया है उसके पास, और इसके पास 1700 स्क्वायर एसक्यू प्रोडक्ट्स की लाइन है एंड एसएटी इसका लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग कंपनी है। अब अगर हम इसके बात करें फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम देखेंगे तो अच्छा खासा एक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। जैसे 19-20 में रेवेन्यू 144 करोड़ था, जो 20-21 में 144 वही रहा, 2021 में सीधा ही 240 हो गया, और अब वो 2023 में 269 हुआ है। तो हमें 0.20 से लेकर 12%, 69% एक ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू। तो अगर टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखें तो काफी अच्छी साइन दिखाती है ये कंपनी। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 15.3 था 2019-20 में, जो कि अभी 2023 में देखें तो 20.2% है। वहां पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो वहां पे बहुत ही दमदार रहा है। 4.7 करोड़ से सीधा ही 30.1 करोड़ आज पहुंच गया है इन 4 सालों में। तो काफी बेहतरीन देखा जाए फाइनेंशियल टर्म में तो उनका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और एबिटा मार्जिन रहा है। अगर हम उनके रेवेन्यू का ब्रेकअप्स की बात करें तो रेवेन्यू में हमें जैसे पता है कि एरोफ्लेक्स के 80 to 81% है ना रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एन एक्सपोर्ट ओनली। तो एक्सपोर्ट में उनकी जो मेजर कंट्रीज है जहां से उनका एक सेक्शन ऑफ रेवेन्यू मिलता है, तो यूएसए 28%, उसके बाद हमारा यूएई 7%, इटली 4%, स्पेन 4%। ये इस तरीके से अदर कंट्री से वहां पे 81% का इनका एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आ रहा है। और दूसरी बात है, अगर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का मेजर यूजिंग हो रहा है, तो अभी जो सेगमेंट अगर मैं बोलूँ, ट्रेडिशनल सेगमेंट बोलूँ, तो वहाँ पे ऑटोमोटिव, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एचएवीएसी, ये सारे सेक्टरों में जा रहा है। और इमर्जिंग कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे इनकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आ सकती है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, वो है रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, लिथियम आयन बैटरीज, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड ड्रोन। ये सारी कंपनियों में भी इसके प्रोडक्ट्स की यूजेज की डिमांड आ सकती है। तो ये एक अच्छी साइन बताता है। और ये वाले सेक्टर जो इमर्जिंग डिमांड में, ये अभी ऑन ग्रोइंग प्रोग्रेसिंग सेक्टर्स है जहाँ पे ये प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, तो ये कंपनी को काफी मुनाफेदायक होने वाला है। अब हम बात करेंगे इनके की मैट्रिक्स की। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे तो रेवेन्यू को जैसे हमने डिस्कस किया, 81% इसका यहाँ से प्रॉफिट एक्सपोर्ट से आता है। एबिटा मार्जिन अभी जो चल रहा है 20.05% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.19% है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.91%। रिटर्न ऑन इक्विटी 26.43%। डेप रेशियो काफी अच्छा मेंटेन है 0.39% में, जो 0.39 जो कि दिखाता है काफी बेटर है। 0.5 से काफी रिड्यूस है। फिक्स एसेट रेशियो इनका है 4.85 का। ईपीएस इनका आफ्टर एडजस्टमेंट 38.64। तो ये दिखाता है। और इनकी जो पीयर कंपनीज है जो फॉरेन में है, वो सबकी कैसे रही है नहीं। तो अगर हम देखेंगे उनका पी है 26.18, और उनका फेस वैल्यूज है 0.5, एनएवी है 80.58, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 20.15%। और दूसरी कंपनी सीनियर पीएलसी, वहां पे दिख रहा है हमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.49, पी 35 एंड हमारा एनएवी पर शेयर 1.06। तो ये दर्शाता है कि अगर हम एनएवी को ये पी को कंपेयर करें तो इसका पी जो लगभग काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और काफी ज्यादा मेंटेन है। तो देखा जाए तो ये उनके डायरेक्ट कंपिटिटर्स नहीं है इन इंडिया, बट इन फॉरेन डेफिनेटली उसके सबसे बड़े कंपिटिटर्स है जो उसने डिस्क्लोज किए हैं इन देयर रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस। तो हम देखते हैं कंपनी की कौन सी ऐसी और स्ट्रेंथ है, कौन से ऐसे रिस्क है जो कंपनी ने स्पेसिफाई किए हैं इन द प्रोस्पेक्टस। तो स्ट्रेंथ जो कंपनी ने बताई है वो है ग्लोबल फ्लेक्सिबल सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन एड्रेसेबल मार्केट केटरिंग टू डाइवर्स इंडस्ट्री सेगमेंट। ये कंपनी का ये है कि वो काफी ज्यादा ऑपरेटिंग, मतलब उनका जो ग्लोबल फ्लेक्सिबल प्रोवाइडर सोल्यूशन है जो बहुत ही दमदार है। उनका जो प्लांट है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड और काफी ज्यादा टेक्निकल है, जिसकी वजह से वो काफी
उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना है। फिलहाल उनका जो मॉडल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है, हाई एंट्री एग्जिट बैरियर्स है, क्योंकि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की उसे बनाने में और बाकी सारी चीजें जो उनका सेटअप है वो बहुत ही, उनका कहना है, इतना दमदार और इतना स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है जिसे कम्पीट करना डिफिकल्ट है, और इंडिया में ऐसा अभी फिलहाल कोई नहीं है। और उनका प्राइमरी मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट सॉल्यूशन मेड इन इंडिया विद नो लिस्टेड पेयर विद एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनका दूसरा ऐसा पॉइंट है कि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। ये कंपनी काफी ज्यादा बिलीव करती है टू डू एनी रिसर्च डेवलपमेंट एंड गेटिंग मोर इनोवेटिव एंड अदर थिंग्स, ताकि वो कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी फिल आउट कर पाए विद द बेटर क्वालिटी एंड विद द बेटर वे। तो ये इनका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट्स में इनके जो रिस्क में है जो उन्होंने स्पेसिफाई किया, अब उनका कहना है कि रॉ मटेरियल जो उनका सबसे मेजर कंपोनेंट है वो चाइना, स्पेन और जर्मनी से आता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है समवेयर अराउंड 45 to 48% का। तो मेजर कॉस्ट ऑफ अगर हम देखेंगे रॉ मटेरियल, मेजर जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट है वो यहाँ आउटसाइड इंडिया से आता है। तो और ये वाले चीजें कैसा होता है ना, ये सारे मार्केट्स में एक और प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी ग्लोबल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, कोई ऐसे टैक्स कंपोनेंट्स का इम्पोज हो जाना, या ऐसे कोई मैक्रो फैक्टर्स जिसकी वजह से उनके रॉ मटेरियल की परचेजेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, जो ओवरऑल ही उनकी कॉस्ट को बढ़ा सकता है, दूसरी सारी चीजों को डिस्टरप्ट भी कर सकता है। तो ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा उन्होंने बोला नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर एंड कैन हैव अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ रॉ मटेरियल रिस्क। ये कंपनी है कि जो ऐसे कोई भी उनके सप्लायर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखी है कि भाई हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, यू आर अबाउट टू सप्लाई दिस। तो ये उनके लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि कभी भी वो सप्लायर के साथ रिलेशंस बिगड़ना या उस कंट्री से कुछ रिलेशंस का बिगड़ना या कोई और इश्यू, वो इनके लिए दिक्कतदायक हो सकती है इन परचेजिंग रॉ मटेरियल। तो इनका सारा ही मेजर कंपोनेंट रॉ मटेरियल का 48% वहीं से आता है। अब दूसरे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के पास एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी है, तो जो कि ये दर्शाता है कि कभी भी अगर कोई स्लो डाउन या शट डाउन होता है, कोई भी अनयूजुअल एंड अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस की वजह से और नेचुरल इश्यूज की वजह से, तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कैन बी शट डाउन, तो विच विल क्रिएट अ बिग लॉस टू द कंपनी। तो ये एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा हम देखेंगे तो फ्रेश इशू किसके लिए यूज होने वाला है, तो उन्होंने बोला है फुल और पार्ट रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सिक्योरिंग बोरिंग कैरिड आउट बाय द कंपनी। सेकंड बोला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फिल करना। थर्ड इसको कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए वो यूज करेंगे, जो कि बचा रहेगा फंड्स। सब्सक्रिप्शन अगर हम देखेंगे तो बहुत ही दमदार वे में सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे भी वो काफी अच्छा सब्सक्राइब हो गया था, बट सेकंड डे में जब देख रहे हैं रिटेल इज 515.81 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, HNI 38.38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, QIB 7.85% ओवर सब्सक्राइब। अब जब है ना QIB जो कल 1 आवर में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो चुकी थी और आज उसका क्वांटम और भी इंक्रीज हो गया, जो ये दर्शाता है कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में, जिसलिए QIB में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट और वो दिख रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी इसकी काफी ज्यादा हलचल है। तो देखा जाएगा कि ये शेयर्स की ओपनिंग प्रीमियम के साथ कितने परसेंट से होती है लगातार, बट ये बात जरूर है ये शेयर सभी को अलॉट हो वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब है। कल एक और दिन है, काफी ज्यादा और सब्सक्रिप्शन आएंगे, तो डेफिनेटली प्रीमियम एक्सपेक्टेड जो हमें दिख रहा है वो अराउंड 60 to 70% इसमें एक्सपेक्टेड है, हो जाएगा। तो हमें तो डेफिनेटली रिटेल और HNI जैसा आपको लगे इसमें अप्लाई कर ही लेना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। पर्सपेक्टिव जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो सब भी काफी ज्यादा वास्ट और वो है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, R&D प्रोडक्शन वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, ये है, तो काफी ज्यादा अच्छा करेगी भी। अब मैं बाकी IPO की बेसिक डिटेल्स आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे ये IPO है हमारा, इशू साइज ऑफ 351 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 160 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल इज 189 करोड़, जिसमें सेट अपना शेयर्स को सेल आउट कर रहा है। एंड अगर हम उसकी मिनिमम लॉट साइज की बात करेंगे तो हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 130 शेयर्स आते हैं, वो होता है 14,041 का, और मैक्सिमम हम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच कम्स टू अराउंड 1,96,560 रुपीज। और अगर हम देखेंगे कि हमारे शेयर्स कौन से परसेंटेज में ऑफर है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में 50%, नॉन इंस्टीट्यूशन में 15%, रिटेल में 35%, और अदर्स में भी उन्होंने एक दिया है द रिटेल द करंट शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉय के लिए 5 लाख शेयर्स का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि IPO मैंने बताया कल को स्टार्ट हो चुका था 22 और ये कल 24 अगस्त को क्लोज हो जाएगा।
एंड आईपीओ में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग थी पहले 100%, जो कि अब हो जाएगी 66.99% के। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा 20 अगस्त को, रिफंड आ जाएगा 29 अगस्त को, और फर्स्ट आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 31 अगस्त को, और क्रेडिट हो गए तो शेयर वो 30 अगस्त को हमें मिल जाएंगे। ये काफी ज्यादा लकी वाला शेयर है, जिससे लक रहा उसे मिल जाएगा इन केस ऑफ रिटेल स्पेसिफिकली, बट वी शुड अप्लाई फॉर द शेयर, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई करूंगी, काफी अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा बैकग्राउंड है, तो ये काफी दमदार हो सकता है और प्रीमियम भी देगा अच्छा खासा। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब मैडम। और कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, या आप मेरी पोस्ट और प्री मार्केट वीडियोस देख रहे हो, दूसरे ऐसे स्टॉक शेयर्स की एनालिसिस देख रहे हो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, तो सबसे पहले आप ही को देखने मिलेगा। और कोई भी ऐसा कमेंट हो, या आपको लगता है मुझे और किस पे, कौन से आईपीओ पे बनानी चाहिए या कौन से शेयर्स पे करनी चाहिए, तो उस कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसके लिए डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।